लता फाउंडेशन का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, हिंदी फिल्मों के कामयाब राइटर डायरेक्टर अनीस बज़्मी, जिनको आप कमर्शियल डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा कह सकते हैं, और जिनको कहा जाता है कि वो मनी मेकिंग मशीन भी हैं हिंदी फिल्मों की। अनीस बज़्मी। जाने माने फिल्म डायरेक्टर और राइटर अनीस बज़्मी। प्यार तो होना ही था, वेलकम, लो एंट्री, सिंह इज किंग जैसी बेहद कामयाब कमर्शियल फिल्मों के डायरेक्टर हैं अनीस बज़्मी। उनकी फिल्मों की कामयाबी का आलम यह है कि अनीस बज़्मी को हिंदी फिल्मों की दुनिया में मनी मेकिंग मशीन भी कहा जाता है। 1 नवंबर 1962 को गुजरात में पैदा हुए अनीस बज़्मी के पिता एक शायर थे। अनीस बज़्मी ने अभी होश भी नहीं संभाला था जब वो उन्हें लेकर मुंबई आ बसे, जहां उनकी पढ़ाई लिखाई और फिल्मी दुनिया के लोगों से जान पहचान हुई। अपने पिता के साथ उठते बैठते और फिल्मकारों की संगत में रहते हुए अनीस बज़्मी में कहानियां लिखने का शौक पनपा। अनीस बज़्मी रोजगार के लिए सिनेमा से ही जुड़े अलग अलग काम करने लगे। ये फिल्म मेकिंग के लिए उनकी तैयारी का दौर था। अपने फिल्म करियर की शुरुआत अनीस बज़्मी ने राइटिंग से की, जिसमें उन्हें बड़ी कामयाबियां हाथ लगी। अंदाज, मुझसे शादी करोगी, गुंडा राज और आंखें जैसी अनीस बज़्मी द्वारा लिखी न जाने कितनी फिल्में घर घर में देखी जाने लगी। फिल्म राइटिंग में कामयाबी के बाद अनीस बज़्मी ने डायरेक्शन की तरफ रुख किया। 1995 में आई फिल्म हलचल अनीस बज़्मी द्वारा निर्देशित पहली फिल्म थी जो एक हद तक कामयाब नहीं हुई। लेकिन 1998 में अनीस बज़्मी ने प्यार तो होना ही था के साथ हिंदी फिल्मों में कामयाबी की एक नई इबारत लिख दी, और इसके बाद शुरू हुआ उनकी सुपरहिट कमर्शियल फिल्मों का कभी न थमने वाला सिलसिला। अनीस बज़्मी फिल्मों को पूरी तरह मनोरंजन का जरिया मानते हैं और इसके इस्तेमाल से समाज में खुशहाली बिखेरने में यकीन रखते हैं। अनीस बज़्मी भारतीय दर्शकों की नब्ज की समझ रखते हैं और उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी और तमिल में भी फिल्में बनाई हैं। उनकी अगली फिल्म जल्द ही दर्शकों के सामने आने वाली है, जिसका नाम है भूल भुलैया 2। बहुत बहुत स्वागत है अनीस साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जब ये बात आपसे कही जाती है कि अब आप मनी मेकिंग मशीन हो गए, तो ये बात तो एक डायरेक्टर के लिए थोड़ी नीची नज़र से देखी जाने वाली बात होनी चाहिए कि वो, क्योंकि उसमें आर्टिस्ट्री कम और कुछ क्राफ्टमैनशिप ज़्यादा हो जाती है। देखिए क्या है सर कि जब हम फिल्में बनाते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि भाई कितनी कामयाब है फिल्म, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मुझे ज़ाती तौर पे पूछें कि भाई मैं किस तरह की फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, एक वो फिल्म है जिसमें ये कहे कि अरे भाई बहुत कमाल फिल्म थी, क्या फिल्म बनाई है नहीं इसने, और फिल्म नहीं चले, आई मीन बिजनेस नहीं करे, तो उससे ज़्यादा मुझे बेहतर लगता है कि भाई लोग कहे भाई बहुत मज़ा आया और पिक्चर उतनी ठीक नहीं थी। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती है तो मेरी जो कोशिश होती है कि ये हो कि भाई लोगों को फिल्म भी बहुत पसंद आए और फिल्म जो है लास्ट में बिज़नेस भी करे, इसलिए कि बिज़नेस के लिए ही हम फिल्में बनाते हैं कि भाई हमारे बहुत मेहनत, पता नहीं कितने लोगों की कितनी सारी मेहनतें होती है जो यूनिट के लोग हैं और प्रोड्यूसर जो है और उनके जो पैसे लगे होते हैं, और उसमें आपको ज़ाती तौर पर भी बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई फिल्म नहीं चलती है या नुकसान होती है। तो मुझे तो ये जो सब सुनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि ठीक है भाई, ये मेरा एक्चुअली ये तमगा तो नहीं बोलूँगा, ये मेरा काम है, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं एक फ़िल्म बनाऊँ तो मैं अपना 200% दूँ, और मेरी ज़िम्मेदारी है कि वो भाई मैं अच्छी से अच्छी फ़िल्म बनाऊँ और जो बहुत कामयाब हो और बहुत पैसे कमाएँ। क्रिएटिव काम है, समटाइम ऐसा नहीं हो पाता, बट माशाल्लाह अभी इतना काम किया हुआ है कि अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो लोग माफ़ करते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई इंसान बहुत मेहनती है, बहुत समझदार है, पीछे बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं। तो लेकिन यस, बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई फिल्म नहीं चलती है, तो इसलिए कि उसमें बहुत लोगों की मेहनत और बहुत लोगों के पसीने लगे रहते हैं, बहुत लोगों के पैसे लगे रहते हैं, और जब फिल्म चलती है तो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत खुशी होती है। हालांकि अगर देखें, फिल्म बनाना आपके हाथ में होता है और फिल्म की किस्मत तय करना तो देखने वालों के हाथ में होता है, और वहाँ पलड़े पर कौन सी चीज़ भारी हो जाएगी ये तय करना आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है।
जैसे ही वो थिएटर में रिलीज़ हुई। लेकिन ज़िंदगी के ये जो एक लंबे सफ़र में किसी पड़ाव पर ज़रूर आपने ये सोचा होगा कि ऐसी फ़िल्म बनाऊंगा जिसको उतारने के लिए पुलिस बुलानी पड़े। मेरी इरफान साहब, मैं आपको संजीदगी से बताऊं, मेरी कोशिश जो होती है और मेरी जो सोच है वो हमेशा ये रहती है कि मैं एक ऐसी फ़िल्म बनाऊं हमेशा जो, और ऊपर से ये है कि लोगों की आज जो है एक्सपेक्टेशन भी बहुत है, और मुझे वो एक्सपेक्टेशन कभी भी बोझ नहीं लगी, इसलिए कि मुझे लगता है कि मुझे बहुत तकलीफ़ होगी उस बात को लेकर कि अगर मुझसे कोई कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो एक्सपेक्टेशन जो है वो बोझ नहीं है, वो मुझे और मेहनत करवाती है और काम करवाती है। और जहाँ तक फ़िल्मों का ताल्लुक़ है, मतलब देखिए आपको बताऊँ कि ये तो जुमा जो है फ्राइडे के दिन जो है जब थिएटर में पिक्चर रिलीज़ होती है तो वो पता लगता है कि क्या होगा। बट या अब इतना काम किया है, एक एक्सपीरियंस जो है, मुझे लगता है एक्सपीरियंस जो है, तजुर्बा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। वो एक पुरानी कहावत है कि आप न मरिए स्वर्ग न जाइए, तो जब तक स्वर्ग में जाना है तो मरना है। तो वो इतना एक्सपीरियंस हुआ है, वो कहीं ना कहीं बहुत काम देता है। तो मुझे लगता है कि जो स्क्रीन प्ले है, जो दिल को छूती है फिल्में, जो कहानी है, दैट इज़ बेसिकली एक्चुअली मैथमेटिक 2+2=4। तो वो मैथमेटिक जो है वो होना चाहिए। तो वो आज इतनी फिल्में बनाने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये होता है और ये होना चाहिए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ऑलवेज़ हम राइट रहते हैं, बट लोगों को जो आज साथ काम करते हैं और जो प्यार मिला है, और जो ऑडियंस का भी जो प्यार मिला है कि भाई फिल्म अच्छी होगी, वो शायद एक्सपेक्टेशन वो इसीलिए है कि भाई इतनी फिल्मों में काम किया है, एक्सपीरियंस है और समझदार है, और आज उनको समझ आता है कि भाई क्या बनाना है। तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों ने बहुत, मुझे लगता है ये एक एक्सपीरियंस जो है वो शॉर्टकट जो है वो नहीं है, उसके लिए एक धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आती है। मैंने जब पहली फिल्में लिखी बहुत जोश के साथ मैं लिखता था, आज जो है वो मेरे जोश के साथ वो होश भी है। मुझे आज मेरी कई फिल्में ऐसी है जो मैं देखता हूँ और मुझे लगता है शायद आज मैं लिखता तो उससे बहुत बेहतर होती। पिछले 5 मिनट में जो हमने बातें की उनको अगर हम फोरग्राउंड में रखें तो ये समझना दिलचस्प होगा कि ज़िंदगी के ये जो निचोड़ आपने निकाले अपने ज़िंदगी के लंबे तजुर्बे से, तो उसमें आपका बचपन, आपका जो पेरेंटल एक बैकग्राउंड, आपके अर्ली डेज़, उस पर हम नज़र डालेंगे। हमको बताइए, आप शायद गुजरात के? मैं गुजरात का हूँ। गुजरात में एक बहुत छोटा सा गांव है मोटा सा, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से साल भर का रहा हूँगा, जब मेरे वालिद साहब जो है वो बॉम्बे आ गए थे मुझे लेकर और सारी फैमिली को लेकर। वालिद साहब जो है वो शायर थे, तो वो यहाँ आ गए थे। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि बॉम्बे में ही मेरी परवरिश हुई और यहीं पे मेरी पढ़ाई हुई और यहीं पे मेरा स्ट्रगल हुआ और यहीं पे जो है छोटी मोटी जो तरक्की हुई है वो सब मिली है। तो मतलब एक तरह से मैं बॉम्बे का ही हूँ। तो शायर होने के अलावा आपके वालिद अपने ज़रिए माश उनका क्या था? आप जानते हैं सर, शायर जो है उनका ज़रिया माश सबसे इम्पोर्टेंट होता है शायरी। भाई वो हो जाए, छोटे छोटे काम कुछ करते थे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी थे वो, ही वॉज अ बिल्डर ऑल्सो। बट वो जो बिल्डिंगें बनाते थे वो उनके मिजाज में नहीं था, उनको कभी वो रेत चूना ईंट समझ में नहीं आई। और उन्होंने जो है वो काम जो है घर की एक जिम्मेदारी होती है वो किया उन्होंने। तो मुझे भी सिखाया उन्होंने। पहले मैं भी जाया करता था बहुत, जब छोटा था मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, बट मेरे वाले साहब की तरह मुझे भी जो है कभी वो चूना ईंट रेत समझ में नहीं आया और वो काम करते थे। लेकिन उनको खुश मैंने तब देखा है जब वो कोई शायरी करते थे, जब वो शेर कहते थे। और घर में एक मैं उनका बड़ा चहीता था, इसलिए कि मैं मेरी उर्दू की जो राइटिंग है बड़ी खुशखत थी। और मेरे वालिद साहब जो हैं वो थे गुजरात से, तो उनकी गुजराती ज़्यादा अच्छी थी, तो वो लिखने में थोड़ी उनकी प्रॉब्लम थी। तो मैं लिखा करता था। मैं मेरे ख्याल से कुछ 5th या 6th स्टैंडर्ड में होगा जब से मैंने उनका लिखना शुरू किया। और मैं पहले बहुत इरिटेट होता था, एंड फिर धीरे धीरे मेरा शौक़ बढ़ता गया। और उसके बाद जो है व्हेन आई वाज इन 8th और 9th, मेरे ख्याल से मैंने तो गालिब और मीर और हाली और हाफिज़ और जोश ये सारे दीवान पढ़ रखे थे। और मेरे वालिद साहब के सारे जो दोस्त थे वो भी सारे शायर थे, और वो रातों को होटलों में बैठते थे, एक दूसरे को सुनाते थे रहते थे। और मेरा बड़ा शौक़ था, तो मैं उनके साथ ही रहता था।
और मैं सब लोगों की बड़ी खिदमत करता था, तो सबका बड़ा चहीता बच्चा था शायरों का। भाई किसी को सिगरेट लानी है तो मैं लेके आता था, पान मैं लेके आता था। लेकिन वो जो मेरा शौक़ है, मुझे नहीं पता था कि वो ज़िंदगी में चल के आगे इतना काम आएगा मेरे। मुझे लगता है कि आज ज़िंदगी में जो भी मैं लिख रहा हूँ और राइटर हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वालिद साहब की वजह से है। और उनके वो दोस्त जिनके साथ मेरा बचपन गुजरा है, मेरे ख़्याल से मैं राज साहब के साथ जब काम कर रहा था, उसमें भी उनके थोड़े करीब आने का मौका इसी वजह से मिला, इसलिए कि राज साहब को शायरी का बहुत शौक़ था। लेकिन वो कभी उला मिसरा भूल जाते थे, कभी सानी मिसरा भूल जाते थे। और एक ज़माना था जब मुझे मतलब अनगिनत लाखों शेर याद थे, तो अक्सर 10 में से 4, 5, 6 मरतबा मैं वो याद रहते थे, मैं कर देता था, तो शायद वो मुझे पसंद भी करते थे। तो आई वॉज द लास्ट असिस्टेंट, आई वॉज द 7th असिस्टेंट इन प्रेम रोग, और मैंने उनके साथ काम किया। और ज़िंदगी में मुझे डायरेक्टर बनना है, ये फर्स्ट टाइम मेरा फ़ैसला उन्हीं की वजह से, उन्हीं के साथ रहने की वजह से किया। उसके पहले एक्टिंग भी की मैंने, साउंड रिकॉर्डिस्ट में उस पर भी आएंगे। अनीस साहब, हमको बताइए अपने वालिद के कोई 2 शेर हमको सुनाइए। मेरे वालिद साहब के बहुत ज़बरदस्त राइटर थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गज़लें लिखते थे। अभी जैसे उनका एक बड़ा प्यारा शेर है कि फिर ये मुमकिन ही नहीं, फिर ये मुमकिन ही नहीं, एक ठिकाना हो नसीब। फिर ये मुमकिन ही नहीं, एक ठिकाना हो नसीब। जुनून शौक़ को पाया तो दर बदर पाया। क्या बात, क्या बात। मेरे होंठों से मिले है तेरे होंठ, प्यास गोया बुझ गई है प्यास की। तो बड़े खूबसूरत शायर थे और बहुत अच्छा लिखते थे वो। मैंने हमेशा बहुत इंस्पायर रहा हूँ उनसे। और आप लोग कितने भाई बहन? हम टोटल 5 हैं। मेरी 2 बहनें हैं और हम 3 भाई हैं। और आपका नंबर कौन सा है? मैं 2nd नंबर पे हूँ। दूसरे नंबर। सारी बहनों की मेरी शादी हो गई, मेरे भाइयों की शादी हो गई। कुछ लोग जो है वो वहाँ पर है, गुजरात में अभी भी, कुछ यहाँ है। अब शादियों का जिक्र हुआ तो इसका मतलब आपने शादी नहीं की? नहीं, मैंने शादी की सर, और मैंने गांव में ही शादी की। इसलिए कि मेरी जो वालदा हैं, तो वो तो बहुत ही सादी, सिंपल और ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। तो वो मेरे फादर के साथ उनका थोड़ा प्रॉब्लम चलता भी था, इसलिए कि उनको ये समझ में नहीं आता था कि ये शेर क्या है, ये क्या 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 बोल रहे हैं। तो वो उनकी नोक झोंक सारी ज़िंदगी चलती रही। और मेरे साथ भी फिल्में बैठ के देखती थी, और जो उनको समझ में आता था फिल्में, तो वो बड़ा अजीब अजीब सवाल पूछते थे कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। तो मुझे लगता है मुझे थोड़ी समझ फिल्मों की ज़्यादा मेरी माँ की वजह से आई, इसलिए कि वो इतनी अच्छी बातें कुछ अजीब पूछती थी वो। तो मुझे लगा अच्छा ऑडियंस इस तरह देखती है फिल्म, जो बहुत ही सादा लोग और सिंपल लोग होते हैं। तो उन्होंने मेरे लिए लड़की पसंद की थी गांव में, और मेरे वाला ने कहा कि भाई तेरे तुम्हारे लिए ठीक है। फिर मेरे अब्बा ने जाके मुलाकात की और अब्बा ने बोला हाँ भाई ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। और मैं तो मतलब ये है कि बाकी सब कर सकता था, लेकिन मेरे वालिद और मेरी वालदा जो है वो मेरे लिए दुनिया थी, मेरी सब कुछ थे। तो उन्होंने जो बोल दिया। और मुझे लगता है कि अगर वो उनकी अगर ये बात नहीं मानी होती तो शायद मैं आज इस जगह नहीं होता जहाँ हूँ। इसलिए कि मैं आज जहाँ भी हूँ उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरी जो है शरीक हयात मेरी बीवी का भी है, इसलिए उन्होंने भी बहुत कुर्बानियाँ दी है। मैंने बहुत स्ट्रगल की है, और उस स्ट्रगल के ज़माने में जो साथ उन्होंने दिया आज तक, तो वो भी है। तो मेरी जो बीवी, उनका नाम है फ़ातिमा। तो फ़ातिमा जो है वो मेरे साथ थी, और आज मैं जो आराम से काम करता हूँ, मैं बहुत काम करता हूँ, मतलब सुबह से लेकर रात तक। और सिर्फ काम नहीं, मैं दुनिया भर की सारी फिल्में देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो मेरा ज़िंदगी का 6-8 घंटे जो है वो उसमें मसरूफ़ रहते। तो उसमें मैं आराम से इसलिए कर पा रहा हूँ कि पूरी घर की जिम्मेदारियाँ सिर्फ उन्होंने अपने कांधों पे ली हुई है। जी जी। अच्छा, तो अगर आपने 8वीं 9वीं तक की पढ़ाई का कुछ हल्का सा जिक्र किया, उसके बाद आपने पढ़ाई पूरी क्या कर ली? नहीं, मैंने SSC तक पढ़ाई की फारूक स्कूल में, जोगेश्वरी में। क्योंकि मैं अपना बहुत पहले आई थिंक 12 और 13
व्हेन आई एंटर इन दिस लाइन एंड मुझे वो एक्टिंग में करता था, तो मैं वहाँ से फिर दूसरे भी बहुत काम किए मैंने अपने साउंड रिकॉर्डिंग में काम ये किया। नई फिल्मों की तरफ कैसे आपका ये जो शुरुआती जैसे 12-13 साल की उम्र में जो रुझान हुआ, एक तो मुंबई में रहना ही अपने आप में उसकी वजह हो सकता है, लेकिन आदमी कुछ और भी चुन ले ज़िंदगी में कोई करियर, लेकिन कोई लगता है दोस्तों का कुछ नहीं, ऐसा। साहब मैं आपको बताऊं कि मुझे फिल्म का बिल्कुल शौक नहीं था। कब तक? काफ़ी अरसे तक। मेरे जो भाई हैं छोटे, वो बड़े खूबसूरत थे और मुझे लगता थे उनके कुछ, हम लोगों ने कुछ एक बर्थडे था उसमें फ़ोटो वोटो खींचे थे, तो मैंने बोला यार ये बच्चा बहुत कमाल है और इसके लिए मुझे जो है ना इसको काम करवाना चाहिए थे, चाइल्ड आर्टिस्ट। तो वो फ़ोटो लेके मैं कहीं जाता था लोगों से मिलने अपने छोटे भाई के लिए कि भाई इसको काम करना है, इसको काम करना है। अब वो इत्तेफाक कहिए, मेरी किस्मत कहिए, जो भी, उन्होंने बोला नहीं ये तो बहुत छोटा है, तुम करोगे। अच्छा। हाँ, तो मैं भी मस्ती में ठीक है भाई मैं कर लूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट था कि मुझे पता है कि थोड़े पैसे मिलेंगे, तो हालात भी मेरी ये थे कि मुझे पैसे की ज़रूरत भी थी, तो मैंने कहा चलो कर लेता हूँ। तो वो सिलसिला जो है वो एक फिल्म के बाद दूसरा और दूसरी के बाद तीन चार फिल्में मैंने कर ली। और फिर वो एज आ गई जब ना मैं छोटा रहा ना बड़ा रहा और वो काम नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे काम तो कुछ ना कुछ करना ही था। तो फिर मैं अपना साउंड रिकॉर्डिंग्स में उसमें चला गया। मेरे एक दोस्त थे सिराज भाई, उन्होंने मुझे मिलवाया प्रदीप सूरी नाम के, जो मेरे अब मेरी सारी फिल्मों के साउंड रिकॉर्डिंग वही करते हैं, मिसेस प्रदीप सूरी। तो उनके साथ मैं काम किया करता था, बट मेरा मन तो नहीं था, मुझे लगा नहीं। और मैं बहुत छोटा भी था और ऐसा कोई मुझे बताने वाला घर में भी नहीं था और कोई था नहीं कि मुझे क्या करना है, तो मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये पता लगने लगा था कि मुझे ये नहीं करना है, तो जो नहीं करना है वो मुझे पता लगने लग गया। मुझे लगता है वो भी एक बड़ी बात है कि मुझे हाँ साउंड रिकॉर्डिंग का काम नहीं करना है। फिर मैं आर्ट डिपार्टमेंट में चला गया, मैं खिले विले मारता था, सेट पे शूटिंग चलती रहती थी, मैं वो फिर मुझे लगा नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मैं एडिटिंग में चला गया और वो किया। और फिर मैं सोचता भी था कि इतने हर 6 महीने 8-10 महीने 1 साल में मैं अलग अलग जगह जाता रहा हूँ और कुछ काम नहीं हो रहा है, ये क्या है। बट आज जाके मुझे एहसास होता है कि अल्लाह ने वो जो काम करवाए मुझसे वो आज मुझे बहुत काम आ रहे हैं। तो क्योंकि डायरेक्टर जो होता है उसको मतलब मुझे लगता है कि हर चीज़ थोड़ी आनी चाहिए समझ में। तो आज माशाल्लाह एडिटिंग हो, साउंड रिकॉर्डिंग का काम हो, आर्ट डिपार्टमेंट का काम हो या कोई और काम हो, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस है। और फिर जब मैंने राज साहब के यहाँ एज ए असिस्टेंट काम करना शुरू किया, वहाँ पहली मरतबा मुझे खुशी हुई और मुझे लगा पहली मरतबा कि नहीं ये काम है, ये मैं करना चाहूँगा। तो देखिएगा कि ये जो छोटे छोटे काम करते हुए आप एक तरह से कहिए पैठ बना रहे थे इस दुनिया में और अपना कोई रास्ता तलाश रहे थे। जाहिर है कि वो रास्ता आपका इंतज़ार तो नहीं कर रहा था कि ये लो प्लेट में सजा के आपको कोई कामयाबी दे दी गई, उसके लिए तो आपने वो ज़रूरी जद्दोजहद तो ज़रूर की। लेकिन फिल्मों को बनाने के जो अलग अलग धारे थे उनमें से किस धारे को आपने अपना पाया कि हम, राज साहब का नाम तो आपने लिया, लेकिन उसी दौर में अलग अलग और बड़े डायरेक्टर्स थे जो अलग अलग जॉनर में फिल्में बना रहे थे, तो आपने अपने लिए कौन सा रास्ता और कब कैसे चुना होगा कि ये वाला रास्ता ही मेरा रास्ता देखिए राज साहब से जो काम साथ में किया, वी वर एक्चुअली इन बिकॉज वो आप ये कह सकते हैं कि राज साहब स्कूल नहीं थे, वो एक यूनिवर्सिटी थे। उनके साथ काम करने के बाद विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल अदर ग्रेट डायरेक्टर्स, उस वक्त मुझे हमेशा ये लगता था कि नहीं ही इज़ अल्टीमेट। ये जो हैं जो राज साहब हैं वो राज साहब हैं। तो वो सिलसिला बहुत ज़माने तक चला माशाल्लाह। आज तक मुझे लगता है कि राज साहब जो हैं वो ही वो ग्रेट फिल्म मेकर। उनका जो पैशन है, उनकी जो ईमानदारी है, जो मेहनत है, वो मतलब लफ्ज़ों में कहीं नहीं जा सकती। मैंने उनके साथ काम किया, मैंने देखा उस तरह, तो मैं हमेशा, लेकिन मुझे उस वक्त जो है ये भी एहसास हो रहा था कि कुछ डायरेक्टर्स थे जिनके असिस्टेंट बने, राइट डायरेक्टर बने और वो कामयाब नहीं हुए, इसलिए कि कहीं ना कहीं उनमें उनकी थोड़ी झलक दिख रही थी। तो लोगों को लगता था कि जब मैं वो जो झलक जिनकी दिख रही है, वो जो मेन है, वो सब कर सकता हूँ तो ये क्यों। तो फिर मुझे लगा कि मुझे किसी एक इंसान से सब कुछ नहीं लेना और उसकी कॉपी नहीं करनी है। तो मुझे जहाँ जो अच्छा लगा, मैंने राज साहब से भी बहुत कुछ सीखा। और जिनके साथ काम नहीं किया है, मनोज कुमार हुए, आपके
विजय आनंद। आनंद जी हुए, बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं, गुरुदत्त जी हुए। तो जिन जिन की फिल्में देखी और उनसे मैंने कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा, फिरोज़ खान साहब खुद फिल्में जो डायरेक्ट करते थे, उनकी अप्रोच जो फिल्मों की थी, चाहे वो अपराध हो, धर्मात्मा हो, वो बहुत मॉडर्न अप्रोच थी और उनका स्टाइल अलग था। वो ऐसा लगता था कि भाई हिंदुस्तानी फिल्मों के अंदर अचानक थोड़ा सा अंग्रेज़ीपन जो है, तो वो देखा मैंने। तो मैंने जहाँ जहाँ से छोटा छोटा कुछ इंस्पायर हो सकता था वो किया। और जब मैंने खुद ने पहली फिल्म बनाई तो मुझे नहीं एहसास है कि ये कहाँ से किसने कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, बट वो मुझे लगा कि मुझे इस तरह की बनानी है। और वो मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से, आप ऐसा नहीं कह सकते कि उससे मिलती है उससे मिलती है, कहीं हल्की सी झलक मिल सकती है कि ये इस तरह की है उस तरह की है, वो डायरेक्टर की है, बट मैंने अपने तरीके से फिल्में बनाई। तो जो पहली फिल्म थी जी। पहले तो उसका नाम बताइए, क्योंकि कई बार होता है कि पहली फिल्म शुरू होती है कोई और, रिलीज बाद में कोई और हो जाती है, इसलिए पहली का तय करना मुश्किल एज ए है। डायरेक्टर जो पहली फिल्म मैंने बनाई थी वो थी हलचल। हलचल। अजय देवगन, काजल और अमरीश पुरी, विनोद खन्ना। बड़ी खूबसूरत पिक्चर थी मेरे नज़दीक। फिल्म उतनी कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन इसके लिए आपको प्रोड्यूसर कैसे मिला और क्या बहुत आसान था? नहीं सर, क्योंकि पहली फिल्म एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर के लिए तो बहुत शक व शुबा से शुरू करते हैं प्रोड्यूसर। बिल्कुल नहीं सर, क्या है देखिए, जब मैं असिस्टेंट था और मैंने राज साहब के बाद करीबन 15-16 डायरेक्टरों के साथ एज ए असिस्टेंट काम किया, और आई वांटेड टू बिकम अ डायरेक्टर ऑलवेज। बट मुझे ये पता लगने लगा कि ये काम बहुत आसान नहीं है, इसलिए कि लोग बहुत पैसा आप पे लगा रहे हैं, तो किस वजह से लगाएंगे। और मैं किसी हीरो के साथ उतनी दोस्ती भी नहीं कर पाया कि वो कह देगा अरे भाई मैं कर रहा हूँ पिक्चर, आप क्या नहीं इसको ले लो। तो मैं अपने वीकनेस और प्लस पॉइंट सब जानता था कि भाई मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं एक काम करता हूँ, 4-6 फिल्में लिखता हूँ और उसमें एक नाम आ जाएगा, लोगों को थोड़ा सा यकीन आएगा कि अनीस अच्छा लिखता है तो अच्छा डायरेक्ट कर सकता है। तो जब मैंने फिल्में लिखनी शुरू की तो वो लगातार 10, 12, 15 फिल्में जो है वो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड्स कायम में। और उसके बाद जो है वो सारे डायरेक्टर्स जो हैं, मेरे दोस्त जो थे, वेल विशर्स थे, उन्होंने मना किया कि अरे यार क्यों डायरेक्टर बन रहे हो, डायरेक्टरों की क्या कमी है, अच्छे राइटर्स नहीं हैं, तो आप सिर्फ राइटिंग कीजिए। कुछ उन्होंने डराया भी कि देखो भाई ये राइटिंग का अलग चीज़ होती है और डायरेक्शन अलग चीज़ होती है। एक साहब हैं हमारे डायरेक्टर, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, उन्होंने मुझे एक दिन एक लिस्ट दी। तो मैंने बोला काहे की लिस्ट है? बोला नहीं इसमें ये वो 136 लोग हैं जो बहुत अच्छे राइटर थे और जो उसके बाद वो डायरेक्टर बने और उनका पैकअप हो गया, उसके बाद वो दिखाई नहीं दिए। तो मैंने वो लिस्ट पढ़ी और मैं बड़ा टेंशन में रहा, मेरे हाथ भी काँप रहे थे कि बड़े बड़े नाम हैं वो सब। लेकिन मेरा वो, आप ये कह सकते हैं कि मेरा जुनून था और मुझे लगा कि भाई मैं अगर कोशिश ही नहीं करूं, भले मैं नाकामयाब हो जाऊं, बट मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने उस डर से कि भाई आगे क्या होगा, तो मैंने कभी ये उस टाइम पे कहा नहीं कि मैं राइटिंग नहीं करूंगा, बाहर नहीं करूंगा। मैं बोला जी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं लेकिन मैं बाहर राइटिंग करता रहूँगा। और मैंने पहले फिल्म बनाई हलचल, जो कमर्शियली उतनी बड़ी हिट नहीं हुई। तो फिर वो जो सारी बातें होती है वो सुनने वाली, मुझे भाई तेरे को पहले ही कहा था ये आसान काम नहीं है, ये है वो है। और फिर मैंने बाहर की फिल्में लिखनी शुरू की, बट वो मुझे डायरेक्टर बनना ही था। फिर एक बार मैंने सेकंड पिक्चर लिखी, प्यार तो होना ही था। और माशाल्लाह वो जब फिल्म रिलीज़ हुई तो वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत, बहुत कामयाब पिक्चर थी, बहुत बड़ी हिट हुई थी। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद फिर मैं दीवानगी मैंने बनाई, नो एंट्री बनाई, वेलकम, सिंह इज किंग, रेडी। उसके बाद फिर माशाल्लाह वो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में जो है मैं बनाता चला गया। बट या इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी, बिकॉज डायरेक्टर बनना आसान नहीं है। वो लोग जो है बहुत बड़ा पैसा आप पे लगाते हैं और वो डाउट, अभी अगर आप एक्टर हैं आप अपनी तस्वीरें दिखा सकते हैं, आप अपना एक्टिंग करके दिखा सकते हैं, आप अगर सिंगर हैं तो आप गाना गा के सुना सकते हैं, और आप राइटर हैं तो आप स्क्रिप्ट दे सकते हैं। डायरेक्टर की प्रॉब्लम है कि वो कुछ दे नहीं सकता, कुछ बता नहीं सकता कि भाई मैं अच्छा डायरेक्टर हूँ। तो वो तो जो है वो एक विश्वास वाला मामला होता है। फिर जो मेरे एक दोस्त थे मिस्टर स्वीटी, ललित कपूर, उनको मुझे हमेशा वो
कहते थे कि अनीस जिस दिन तुम डायरेक्टर बनोगे बहुत अच्छे डायरेक्टर बनोगे, इसलिए कि मैंने बहुत बहुत डायरेक्टरों के साथ काम किया है, लेकिन जब तुमसे मिलता हूँ, तुमसे बातें करता हूँ, मेरा प्रोडिक्शन याद रखना है। तो वो बड़े नज़दीक भी थे, करीबी भी थे, अच्छे इंसान भी थे। तो उनकी मैंने पहली फिल्म की थी हलचल, और मुझे बड़ा गिल्ट भी था कि यार इतने अच्छे इंसान की पिक्चर बनाई और ये फिल्म उतनी बड़ी हिट नहीं हो पाई, तो वो दुख भी था। फिर अजय देवगन के लिए मुझे अजीब लगता था कि यार देखो ये एक इंसान है जिसके लिए मैंने सारे हीरो लोगों के लिए कोई ना कोई फिल्म लिखी सिवाय अजय की उस टाइम। और उसके बाद जब अजय को पता लगा कि भाई अनीस बज़मी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है मैं करूँगा। तो वो जो विश्वास था, और उस पर मैं शायद उतना खरा उतर नहीं पाया, तो मुझे अंदर से गिल्ट भी था कि यार अजय जो है वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यार करने वाला इंसान है, बड़ा उसने विश्वास किया। तो जब दूसरी पिक्चर मैंने लिखी तो मैंने उसको सुनाई और मैंने कहा कि भाई थोड़ा मिस्टेक हो गया था ग्रामर में मैं हमेशा वैसे थोड़ा कमज़ोर भी रहा हूँ हिसाब किताब में, तो अभी ठीक समझ में आ रहा है मुझे। और फिर सेकंड फिल्म बनाई एंड दैट वाज मतलब वो आज भी जब फिल्म लगती है लोग देखते हैं तो मुझे फ़ोन करते हैं, ऐसा लगता है कि भाई ये अभी लगी है फिल्म, प्यार तो होना ही था। वो बहुत बड़ी हिट हुई। फिर नो एंट्री बहुत बड़ी हिट हुई। वेलकम जो है मतलब एक कल्ट फिल्म, इसलिए कि आज भी कहीं से भी देखें फिल्म आप इंजॉय करना शुरू करते हैं। तो इस तरह की सब फिल्म। तो ये जो प्यार तो होना ही जी, था जी। में जो कामयाबी मिली, उसमें क्या हलचल में हुई कुछ गलतियों को आपने ठीक किया, उसकी कुछ लर्निंग्स से आपको कुछ इरफान साहब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी नाकामी से जितना सीख सकते हैं आप अपनी कामयाबी से उतना नहीं सीख सकते। तो मैंने बैठ के पूरा एनालाइज़ किया कि इसमें क्या मिस्टेक हुई, और बहुत सारी वजहें थी। और मैंने सोचा कि ठीक है ये एक समझ में आना चाहिए कि भाई ये नाकाम क्यों हुई। तो उसको फिर मैंने नेक्स्ट पिक्चर में ध्यान रखा कि ये चीज़ें नहीं हो। उसके बाद जो भी फिल्में बनाई वो बहुत बड़ी हिट होती गई, बीच में एक दो फिल्में ठीक ठीक भी गई। तो ये नहीं है कि वो चीज़ें याद नहीं है, बट ये क्रिएटिव काम है। इसमें कभी कभी आपको पता नहीं लगता है कि कहाँ हल्का सा आप गलत हो रहे हैं। हालांकि हलचल में हुई गलतियों की एनालिसिस आपके अपने मेथोडोलॉजी से हुई होगी। आजकल तो देखता हूँ कि वो जो मार्केटिंग और जो मैनेजमेंट के लोग आकर बैठकर जो एक्सेल शीट बनाते हैं, जिसमें वो ये तय करते हैं कि अच्छा कितने में मिनट पर एक चेज सीन आया और कितने पर एक मर्डर हुआ। ये जो मेरा ख्याल है कि वो एनालिसिस का तरीका आपका नहीं रहा होगा। नहीं सर, उसमें यह है कि इतना ज़रूर है कि वो सब बातें भी रॉन्ग नहीं हैं, इसलिए कि अगर उनकी वो एनालाइज इसलिए है कि उन्होंने 1000 फिल्में एनालाइज की है, जो 1000 कामयाब फिल्में हुई है उसमें कॉमन क्या चीज़ है, तो वो अपनी जगह है। बट मुझे लगता है कि राइटिंग के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो अपनी जगह है और आपको उसको फॉलो करने चाहिए। लेकिन अगर आपको रूल्स रेगुलेशन अच्छी तरह पता लग गए हैं तो फिर उन रूल्स रेगुलेशन को आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो एक पिक्चर ये होती है कि आपने एक बहुत ही प्लानिंग से लिखी कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। और एक है कि जैसे हम शेर कहते हैं कि उसका अपना नदी का एक बहाव होता है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ से टर्न कीजिए और यहाँ, वो अपना एक बहाव। तो कई पिक्चरें ऐसी भी हैं जिसमें यह है कि अगर एनालाइज करने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये फिल्म नहीं चलनी चाहिए, बट वो कल्ट फिल्में रही हैं, वो बहुत कामयाब फिल्में रही हैं। तो मुझे लगता है कि राइटिंग की खूबसूरती यही है कि इसमें एकदम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप कि भाई ऐसा ही होना चाहिए। आप अपनी ही बातों में ये कई बार दोहराते हैं कि जो आपकी फिल्मों का जो कल्ट हो जाना है या आपकी फिल्मों का एक खुशनुमा एक कामयाब जो रास्ता है, उसमें आप शॉर्टकट कभी नहीं अपनाते। आप कभी उसमें ऐसे वर्ड्स और गालियाँ या फिर डबल मीनिंग कोई चीज़ें, यानी कि ह्यूमर या इंटरेस्ट या एंटरटेनमेंट पैदा करने की वो जो शॉर्टकट्स हैं वो आप बिल्कुल नहीं अपनाते, जो कि बिल्कुल काबिल तारीफ़ बात है। फिर भी लेकिन आपने ज़रूर ह्यूमर किस चीज़ से पैदा होगा, एक ऐसी फिल्म जिसमें मज़ा आ जाए और लोग उसको बार बार देखें, ये ज़रूर आपने अपने तजुर्बे से कुछ निचोड़ निकाला होगा कि वो। मेरे तजुर्बे से सर ह्यूमर जो है आपके दुखों से आता है, और मैंने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, बहुत परेशानियां देखी। मुझे लगता है कि ज़्यादा मैंने फिल्में जब लिखी भी हैं और जो बहुत अच्छे अच्छे सीन हैं, उस वक्त एक्चुअली आई वाज नॉट इन अ ग्रेट मूड, मैं कोई बहुत खुश नहीं था। और
कोई ना कोई प्रॉब्लम में था, कुछ टेंशन थी, कुछ फ्रस्ट्रेशन थी। तो मुझे लगता है जो दुख है उसमें इंसान की समझ में आता है कि भाई एक्चुअली इसमें कॉमेडी है। तो मुझे लगता है कि जो दुख है वो है कॉमेडी। कि आज अगर मैंने लिखी है फिल्म समझो वेलकम, तो इसमें एक डॉन है और उसकी बहन की शादी नहीं हो रही, तो ये बहुत दुख की बात है कि यार बेचारी लड़की की शादी नहीं हो रही, बट उसी में जो एक कॉमेडी छुपी हुई है। तो नो एंट्री में ये तीनों एंड में लड़के लटके हुए हैं और ये कभी भी मर सकते हैं, तो ये बड़े दुख की बात है कि 3 लोग मर सकते हैं, बट उसमें कॉमेडी है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत शॉर्टकट मुझे हमेशा लगता है कि अगर आपने डबल मीनिंग डायलॉग लिख दिए, कुछ बफूनरी कर दी, कुछ मुझे लगता है कि मैं फिल्म वो बनाना चाहता हूँ, हमेशा से वो चाहता था कि भाई जहाँ पे पूरी फैमिली बिना डरे देख सके और उनको लगे कि हाँ भाई एक ये गड़बड़ नहीं होगी। तो वो एक नाम जो है अनीस की फिल्में हैं भाई एकदम, मुझे वो कभी भी शॉर्टकट इसलिए भी नहीं लेने की ज़रूरत हुई कि मुझे लगता है ये शॉर्टकट की मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं कि मैं लिख सकता हूँ, तो मैंने वैसे ही की। तो मुझे लगता है कि वो जो कॉमेडी है वो एक्चुअली बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी के अंदर ही कहीं कॉमेडी छुपी है, और जो आदमी जितना दुखी रहा होगा, जितना परेशान रहा होगा, वो उतनी संजीदगी से कॉमेडी कर सकता है। प्यार तो होना ही था कि बात तो आप देखेंगे कि एक के बाद एक के बाद वो फिर रास्ता बिल्कुल ही कामयाबी की तरफ ही बढ़ गया। लेकिन शुरुआती दिनों में ख़ास तौर पर एक राइटर के लिए नरेट करना अपने टीम, चाहे वो प्रोड्यूसर हो या इवन एक्टर्स को जिन्हें वो कास्ट करने की एम्बिशन रखता है, ये जो नरेशन है ये बहुत खून आपका चूसता है कि मतलब आपके इरादे तो अच्छे हैं और आपको मालूम है कि ये फिल्म बनेगी, अच्छी बनेगी, लेकिन इसको हर बार अलग अलग सेटिंग्स में लोगों को समझाना काफ़ी एनर्जी जाती है। नहीं, नरेशन करना अपने आप में एक फ़न है, एक आर्ट है और बहुत एनर्जी जाती है, बट पता नहीं मैंने हमेशा बहुत इन्जॉय किया, इसलिए कि मैं लिखता कम था और नरेट ज़्यादा करता था, और हमेशा मेरा कोई ना कोई असिस्टेंट साथ रहता था और वो रिकॉर्ड करता था। और जब मैं एक्स टेम्पो में जब नरेट करता था तो उसमें हर नरेशन में 25 नई बातें होती थी, और फिर मैं वो ऐड करता था, फिर दूसरे इंसान को नरेशन दिया, फिर 25 बातें ऐड होती थी, वो मैं ऐड करता था। तो मैंने बहुत नरेशन दिए हैं, एक एक फिल्मों के 20-20, 25-25 मरतबा, और मैं कभी इरिटेट नहीं हुआ। मैं हमेशा बहुत इन्जॉय किया, और उससे मुझे बहुत फ़ायदे भी हुए कि जब मैं नरेट करता हूँ तो चीज़ें मेरे जहन में भी आ रही है और एक क्लैरिटी बढ़ती जाती है, और सामने वाले के रिएक्शन से पता लगता है कि कौन सी चीज़ उसे अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ ऐसा लग रहा है कि जल्दी ख़त्म करो। तो बहुत सारी चीज़ें जो है नरेशन करने से पता लगती है। आज तो खैर वो ज़माना रहा है कि भाई आप बाइंड स्क्रिप्ट दे दीजिए, लोग पढ़ते हैं, बट जितनी फिल्में मैंने लिखी, जितनी डायरेक्ट की, मैं एक एक एक्टर को 1.5 2 घंटा, 2.5 घंटा नरेशन देता था, एंड आई यूज्ड टू एंजॉय, और बहुत मज़ा आता था, इसलिए कि मैं पूरी एनर्जी के साथ, मुझे बहुत मज़ा आता था और मैंने उससे सीखा ही है। तो नरेशन देना जो है, कई लोग जो हैं वो बेचारे बहुत तकलीफ़ होती है उनको, पढ़ते हैं जो भी है। आज तो मुझे लगता है ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक लैपटॉप खोल के वो पढ़ते हैं। तो मैं इस तरह नहीं नरेट करता था, मैं पूरी कहानी, मतलब वो ऐसा लगता था कि फिल्म देख रहे हैं आप। आपने कभी यश जी के साथ भी काम किया? नहीं, यश जी के साथ काम करने का मौका मिला? नहीं, यश जी के साथ काम करने का मुझे कभी मौका नहीं मिला, और बट यश जी से सुनते हैं उनके यहाँ भी नरेशन काफ़ी बहुत ड्रामाई नरेशन हुआ। ही वॉज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर, बड़े डायरेक्टर थे, और उनकी बहुत फिल्में देखी है माशाल्लाह, इतना अच्छा काम करते थे वो। बट कभी मतलब ये मेरी खुशकिस्मती रही नहीं कि भाई उनके साथ कुछ काम करने का मौका मिले। देखिएगा कि एक डायरेक्टर के लिए जो उसकी कामयाब फिल्में होने लग जाती हैं तो वो एक आसान ये होता है कि कुछ उसी तरह की, उसी में थोड़े से कॉम्बिनेशन परमुटेशन चेंज करके उसी लीक पर, लेकिन आप ये नहीं करते, अपने काम को आप दोहराते नहीं हैं, हर बार एक नई कहानी अपने नए तरीके से कहते हैं जी। तो ये जो बात है, इसके लिए आप अपने आप को कैसे राज़ी करते हैं? क्योंकि हर बार वो एक नया रिस्क लेने की चीज़ होती है, और ये रिस्क तो नहीं, मुझे लगता है कि इंसान को कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। जैसे जब मैंने फिल्म की थी प्यार तो होना ही था, उसके पहले अजय ने हमेशा एक्शन फिल्में ही की थी, बट आई ऑलवेज न्यू एंड ऑलवेज बिलीव दैट ही इज़ अ ग्रेट एक्टर। उसकी आंखों में बहुत ज़बरदस्त बात है, और उसके साथ विदाउट एक्शन भी अगर हम ये फिल्म बनाएंगे तो इट विल वर्क।
वेलकम में जब नाना जी के साथ किया काम, तो उसके पहले नाना जी ने शायद एक आधा कुछ हल्का फुल्का रोल किया होगा, बट कॉमेडी कॉमेडी जिसे कहते हैं वो पहली फिल्म थी। तो मुझे कभी ऐसा डाउट नहीं हुआ कि भाई कोई, बिकॉज आई फील ही इज़ अ ग्रेट एक्टर एंड वो बहुत इंटेंसिटी से, बहुत संजीदगी से करते हैं। और जिस फिल्म में वो वेलकम में जो उन्होंने काम किया माशाल्लाह, वो मतलब इतना खूबसूरत काम किया है। तो उसी तरह कहानियाँ भी जो है, मैं अगर आपको बताऊँ, मैंने जितनी फिल्में लिखी हैं आज, मुझे अभी याद नहीं है वो, और मैं अपनी फिल्में दोबारा देखता भी नहीं हूँ, वरना कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी यादें आपके जहन में रह जाती है। और सबकॉन्शियस लेवल, भले अगर नकल नहीं करना चाहें तो भी, व्हेन यू राइट समथिंग न्यू, तो वो सबकॉन्शियस लेवल भी चीज़ें रहती है और वो फिर घूम फिर के आती रहती है। मैंने कई मेरे दोस्त हैं राइटर, जिन्होंने फिल्में जितनी लिखी हैं उनकी पूरी स्क्रिप्टें संभाल के रखी है, और बीच बीच में अगर उनको सेम टाइप का कोई सीन होता है तो वो निकालते हैं, ऐसा ऐसा चलो करते हैं। मैंने कभी अपनी पुरानी फिल्में नहीं देखी, मुझे याद भी नहीं है। कभी एक आधा सीन कुछ टीवी में चल रहा है तो देख लिया, तो मैं अपनी फिल्में देखता भी नहीं हूँ। 200 मरतबा देखूंगा जब फिल्म बन रही है, मिक्सिंग चल रही है, डबिंग चल रही है, जब फिल्म रिलीज़ होगी। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ कौन से शहर जाके मैंने फिल्में देखी है। अभी जैसे जब ये फिल्म आई थी हमारी सिंह इज़ किंग, तो मुझे पंजाब से सारे मेरे दोस्त जो सरदार हैं, आप आ जाओ इधर, तो मैं वहाँ चला गया फिल्म देखने। फिर मैं कनाडा गया था फिल्म देखने के लिए, और वहाँ मैंने पहली मरतबा देखा कि एक मेला लगा हुआ था, एंड वहाँ अंग्रेज़ बड़े परेशान थे कि ये क्या चीज़ आ गई है जिसमें ये सिर्फ थिएटर में इतनी भीड़ नज़र आ रही है और ये एक मेले की तरह। तो एवरीबडी वहाँ पर, देवर ऑल, सरदार मेरे बहुत दोस्त थे मिले, दे वर वेरी हैप्पी, बोले क्या फिल्म है। तो मैं अपनी फिल्में देखने के लिए तो बहुत इंटीरियर में भी जाता था, मैं देखना चाहता था कि भी थिएटर के अंदर जो मैंने सोचा है, एक हमारे टेक्निकल लफ्ज़ होते हैं कि भाई वांटेड रिएक्शन, कि ऐसे रिएक्शन हम चाहते थे, और एक होते हैं अनवांटेड रिएक्शन, कि हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पब्लिक हंसेगी और वहाँ पब्लिक जो है बिल्कुल खामोश बैठी है, तो वो है अनवांटेड रिएक्शन। या हमने सोचा था कि भाई यहाँ पब्लिक को बहुत संजीदगी से सुनना चाहिए और वहाँ अचानक हंस पड़ती है, तो दैट इज़ कॉल्ड अनवांटेड रिएक्शन। तो मुझे लगता है कि वो जो चीज़ें फिल्म देखकर आप सीख सकते हैं वो नहीं सीख सकते अदरवाइज़। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि जब जो चीज़ें मैंने प्लान की है कि भाई यहाँ पर हंसी आनी चाहिए, तो मैं शूटिंग पे भी वो थोड़ा शॉट थोड़ा सा लूज़ रखूँगा ताकि भाई हंसी, और मुझे लगता है यहाँ थोड़ा आंसू आएगा, यहाँ थोड़ी टेंशन होगी, तो वो सारी चीज़ें वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, वो जो देखना है वो बहुत सिखाता है आपको। और मतलब बहुत कम मर्तबा ऐसा हुआ है कि मेरी फिल्मों में मैंने अपने अनवांटेड रिएक्शन देखे हैं, बट ये खुशी की बात होती है कि हाँ ये सब वर्क कर रहे हैं, मतलब समहाउ यू आर थिंकिंग राइट डायरेक्शन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर हम उन नए लिखने वालों के लिए जो फिल्मों में लिखना चाहते हैं, आपके इस लंबे तजुर्बे से उन तक कुछ रोशनी पहुँचाना चाहते हैं कि एज अ राइटर, एज अ फिल्म राइटर, और उसमें भी बहुत ज़्यादा, ठीक है वो तजुर्बा तो आखिरकार सबको करना होता है, अपनी तरह से सीखना होता है, और बिना मरे स्वर्ग मिलता भी नहीं लेकिन फिर भी कुछ ट्रिक्स हैं राइटिंग में, बिल्कुल बिल्कुल स्क्रीन प्ले में खास तौर। या डेफिनेटली इरफान साहब, इट इज़ बेसिकली अ मैथमेटिक कि आप, मुझे लगता है कि 2 लाइन में जो फिल्म की कहानी नहीं सुना पाएंगे वो फिल्म बहुत रिस्की होती है। बड़ी से बड़ी फिल्म आप देख लीजिए, उसकी अगर आपको कहानी अगर मोटी मोटी हम पूछें तो वो 2 लाइन में होगी कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है और ऐसा होता है। और अगर वो नहीं है तो मुझे पर्सनली लिखने में बहुत तकलीफ़ होती है। जब मैं फिल्में लिखता हूँ तो मैं 3 चीज़ें मुझे जहन में रहती है कि फ़िल्म शुरू यहाँ हो रही है मेरी, इंटरवल इस पॉइंट पे होगा, और एंड कुछ इस तरह की होगी, और फिर मैं लिखना शुरू करता हूँ। और मैं अपने आप को बांधता नहीं हूँ, मैं पहले वो लिखता हूँ जो मैं क्रिएटिव तौर पे, और ऊपर से कुछ नाजिल हो रहा है, कुछ आ रहा है, और मैं लिखता हूँ। देन राइटिंग इज़ ऑल अबाउट री राइटिंग। तो ये एक पहला वर्जन जो लिखा है वो बिना करप्ट हुए, बिना कुछ प्लान किए, बिना वो देखे कि भाई 10 मिनट के बाद एक्शन आना चाहिए और 4 मिनट के बाद ये गाना आना चाहिए, उसके बिना पूरी फिल्म जब आपने लिख दी है उसको आपने एक साइड में कर दिया कि हाँ अब ये है। अब उसके बाद उसका सेकंड वर्जन आप सोच रहे हैं, फिर थर्ड वर्जन, उसके जो माइनस पॉइंट्स है उस पर प्लान कर रहे हैं और आप कर रहे हैं, तो कम से कम आप भटकते नहीं हैं। आपको पता होता है कि आप
जो चेंज कर रहे हैं ये एक्चुअल क्या था, और फिर वो 3 4 5 राइटिंग होती है, वर्षन 6 होते हैं, उसके बाद कहीं जाकर एक चीज़ कंप्लीट होती है। और जब वो और पहला वर्षन आप देखते हैं तो आपको एज ए राइटर फील होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि ये जो रूह थी, ये जिस्म बहुत अच्छा बन गया है, ये रूह गायब हो गई है। तो वो सारी मैथमेटिक के साथ साथ इट इज़ आर्ट, तो वो आर्ट कहीं चला तो नहीं गया है। तो मुझे लगता है कि जो नए राइटर्स हैं और जो काम कर रहे हैं उनको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई फिल्म की बेसिक कहानी क्या है, मेरा मेन प्रोटोगनिस्ट, मेरा हीरो कौन है और उसको ज़िंदगी में क्या चाहिए, और उसे हासिल करने के लिए उतनी कैसे कितनी तकलीफ़ें हो रही हैं, और एंड में वो हासिल कर पाता है नहीं कर पाता है, लेकिन वो एक क्लैरिटी होनी चाहिए उसे। और फिर उसे ईमानदारी से मेहनत, और मेहनत, ईमानदारी, मुझे लगता है लगन जो है, ये 3 चीज़ें एक ऐसी चीज़ है वो आप अगर कभी कभी ये हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा राइटर एक फ़िल्म अच्छी नहीं लिख पाए, और कभी कभी यह है कि कोई नया राइटर उस फिल्म को बहुत अच्छी लिख सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप इन्वॉल्व कितने हैं, आप कितने उस सब्जेक्ट को लेकर एक्साइटेड हैं, और आप उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर देखें कि अगर कोई ये दावा करे कि वो जिस समाज के लिए फिल्म बना रहा है, अगर अपने हिंदी फिल्मों की बात करें तो मेजरली जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ हैं उनकी कुछ सामाजिक सच्चाइयाँ हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत रियलिस्टिक ट्रीटमेंट के साथ हों, लेकिन उनके सुख दुख तो वैसे ही हैं जो हैं। तो अपने समाज और उसकी कम्युनिकेशन की ज़रूरतों को जानने भर से आप एक अच्छे राइटर नहीं होंगे। उसके लिए शायद आपको कुछ और भी चीज़ें जो आपको ये सब असिस्ट करते हुए और पूरा प्रोडक्शन की के अंदर रहते हुए कुछ चीज़ें मालूम होती। मुझे पर्सनली लगता है कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हर इंसान एक राइटर है। हर इंसान के साथ 5 10 15 स्टोरियाँ जुड़ी हुई है कि मैं जब कॉलेज में था तो पहली मर्तबा मेरा इश्क कैसे हुआ, तो उसे लगता है इससे अच्छी लव स्टोरी नहीं हो सकती, और उसकी ज़िंदगी की पहली नौकरी कब लगी, उसको क्या, हर इंसान के पास हज़ारों स्टोरियाँ हैं, बट वो सारी स्टोरीज ज़रूरी नहीं है कि भाई बहुत इंटरेस्टिंग हो, चाहे आपको लगे। तो वो समझना कि कौन सी स्टोरी जो है उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक गलत कहानी पर काम करना शुरू किया है तो वो आपकी मेहनत रहेगा होगी। और अगर बेसिक कहानी अच्छी है और उसको शायद आप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लिख पाए तो भी कहीं ये होगा कि नहीं ठीक है, तो वो सबसे मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है टू सिलेक्ट द स्टोरी कि ये फिल्म हमें बनानी है या नहीं बनानी है। और यही सवाल अगर हम आपसे पूछें कि एक टाइम तो देखिए कामयाबी भी एक नशा है जी, आपको लगता है कि भाई एक कामयाब फिल्म के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तब तक करूँगा जब तक है जान जिसे कहते हैं। लेकिन आप अपनी फिल्मों से क्या अचीव करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम बिजनेस और पैसा? क्या आप कहना क्या चाहते हैं अपनी फिल्मों में? मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, बड़ी परेशानी देखी है, और मुझे लगता है कि आज अगर आप गौर करें, रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, लोगों ने हंसना जो है मुझे लगता है भूल गए हैं, बड़े परेशान रहते हैं। ज़िंदगी में इतनी दुश्वारियाँ हैं लोगों के कि वो बहुत मुश्किल से मैंने लोगों को मुस्कुराते और हंसते हुए देखा है। और अगर मेरी फिल्म में आकर 2 ढाई घंटा वो अपनी सारी फ़िक्रों को भूल सकते हैं और हंस सकते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मुझे लगता है ये मेरे को, मुझे कहीं फील होता है ये बड़ा सवाब का काम कर रहा हूँ मैं, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है। और जहाँ तक कामयाब होनी चाहिए फिल्म, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई फिल्म चले। और बाकी इसके अलावा मुझे, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं कि वो कहने के लिए थोड़ा मैसेज हो ये है, और वो हम सब करते हैं, थोड़ा आ जाता है, बट मैसेज मुझे नहीं लगता है कि बहुत सीरियसली कोई लेता है या सीख। कितने बड़े बड़े वली और पैगंबर और कौन कौन नहीं आया, अगर उन्हीं की थोड़ी थोड़ी बात भी समझी होती तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी मैसेज की ज़रूरत पड़ती। तो जब उनको नहीं समझे तो मुझे नहीं लगता कि मेरे मैसेज से कोई फ़र्क आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप फिल्म बनाते बनाते विथ फुल एंटरटेनमेंट अगर कोई अच्छी बात चल रही है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो ठीक है। जैसे मेरी हमेशा से कहीं ना कहीं एक वो होती है कि भाई दुनिया में जो है लोगों को प्यार की ज़रूरत है।
तो और जो बुराई है वो कितनी भी बड़ी हो वो जीत नहीं सकती। तो ये हम तो बहुत ही पॉजिटिव लोग हैं और बहुत पॉजिटिव काम करते हैं कि सच्चाई कितनी भी छोटी हो, बुराई कितनी भी बड़ी हो, लास्ट में हमारे वो जो सच्चाई है हम उसको जिताते हैं। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा मैसेज भी होता है और सब है। और यहाँ हम अपने देखने वालों को याद दिला दें कि ये बातचीत आप देख रहे हैं अनीस बज़्मी के ऑफ़िस में, अनीस बज़्मी प्रोडक्शंस के ऑफ़िस में, और एक खूबसूरत सा ऑफ़िस है। ये ज़रूर है कि ठीक सड़क के किनारे होने के नाते कुछ ट्रैफिक की आवाज़ें आप तक पहुंच रही होंगी, तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ ये बियर करेंगे और इसमें एक ज़िंदगी जो ट्रैफिक की है वो भी शामिल होती चल रही है। आपसे पूछता हूँ अनीस साहब कि ये जो एक टूल है आपके पास, फिल्म मेकिंग, एक एज अ डायरेक्टर आपके पास जो फिल्म मेकिंग के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल करके आप एक तरह की फ़िल्में बनाते हैं, दूसरे लोग दूसरी तरह की फ़िल्में बनाते हैं। दूसरी मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप उसको सिर्फ जिसे कहते हैं ड्रामा को केंड कर दिया आपने, तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी क्या है? वो तो एक ड्रामा है जिसको आपने उसमें डिब्बा बंद कर दिया या शूट कर दिया। ये अपनी ही रिसोर्सेज और टूल्स का मिसयूज़ है कि आप कैमरे की अपनी एक लैंग्वेज है, साउंड का अपना एक ऑटोनमस एक उसका संसार है, स्क्रिप्ट अपना काम करती है, एक्टर, इन सब को आपने एक बड़ा यूटिलिटेरियन, एक ह्यूमर या एंटरटेनमेंट के लिए रिड्यूस कर दिया। और तब वो जो धारा है, वो जो फिल्म मेकिंग का एक स्कूल है, उसके बारे में ज़ाहिर है कि आप एक ज़िम्मेदार आदमी हैं, तो आप उनकी हंसी तो नहीं उड़ाते होंगे, लेकिन ज़रूर आपकी कोई ओपिनियन होगी जो ऐसी फिल्में बनाते हैं जिससे इन्हीं टूल्स का मैक्सिमाइज़ एक इस्तेमाल किया जाए और हम दुनिया के सामने अपनी फ़िल्मों को रख सकें। मतलब शोले जैसी भी कामयाब फिल्म की लोग हंसी ही उड़ाते हैं कि वो वहाँ जाकर जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहाँ उन स्टैंडर्ड्स पर वो फिट नहीं बैठती। आपकी क्या राय है इस पे? नहीं, मुझे लगता है कि शोले जो है वो एक मास्टरपीस फिल्म है। मुग़ल आज़म, गंगा जमुना, मदर इंडिया और ऐसी कई फिल्में हैं जो मुझे नहीं लगता है कि दोबारा बन सकती है। ये बहुत बड़ी फिल्में हैं और वो जो एक सोच है उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि भाई ये वहाँ, मुझे लगता है कि अगर एक फ़िल्म आप अच्छी बना रहे, ये किसी मौजज़े से कम नहीं है, ये एक मिरेकल है। बिकॉज़ आपके जहन में एक थॉट है, लेकिन उस थॉट के साथ 200 लोग मिले हुए हैं। अब उन 200 लोगों के ज़रिए वो काम आपको करवाना है, तो ये इम्पॉसिबल चीज़ है। मुझे लगता है कि जो भी अच्छी फ़िल्में होती हैं और कामयाब फ़िल्में होती हैं और लोगों को दिल को छूती है, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। और यहाँ तक आप कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे, आज इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी जो फिल्में हैं, कुछ फिल्में जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। वहाँ की बहुत कुछ फिल्में मैंने देखी है जो बहुत बुरी है। तो मैं बुरी फिल्में वहाँ की भी हैं, यहाँ की भी है और हर जगह की है, लेकिन जो अच्छी फिल्में हैं, जो अच्छे मेकर्स हैं, वहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है। और आज हमने इतनी तरक्की की है इस शोबे में और इस बिज़नेस में कि आज जो है, पहले हम लोग एज अ राइटर लिखते वक्त बहुत सोचते थे कि यार ये सीन कैसे हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। आज बिना डरे हम, आई थिंक एनीथिंग इज़ पॉसिबल, यू जस्ट हैव टू कंसीव कि ये मैंने कंसीव किया है एंड दैट इज़ अचीवेबल, तो आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर फिल्म अच्छी है तो उसकी खुल के तारीफ़ करनी चाहिए। फिर भी लेकिन आपसे पूछता हूँ कि जो वर्ल्ड सिनेमा के जो बड़े बड़े शाहकार हुए, जैसे कि हम अगर रियलिस्ट और नियो रियलिस्ट सिनेमा की बात करें तो सत्यजीत रे जैसे फिल्मकार बाइसिकल थीफ को देखकर आए और फिर उन्होंने अपनी तरह से शाहकार फिल्में दी। उस दुनिया के बारे में क्या राय है आपकी? मेरी राय उस फिल्मों की, मतलब मैं खुद बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मैं देखता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। और लेकिन टू बी ऑनेस्ट ऑनेस्ट, मैं शायद बहुत उस तरह की फ़िल्में नहीं बनाना चाहता, कि इसलिए कि मेरा अपना एक फ़िल्मों को लेकर सोच ये है कि भाई इट इज़ एक लार्जर देन लाइफ फिल्म हो और बहुत इंटरटेन करती हो
तो जिसमें थोड़ी परेशानी ज़्यादा हो। मैंने कई आर्ट फिल्में हमारे यहाँ देखी है और जो मैं नहीं देख पाता हूँ, तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं कि आर्ट फिल्में नहीं बने, वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने काम किया है, बट वो मेरे बस की बात मुझे नहीं लगती, क्योंकि मैं जिस चीज़ के साथ बोर हो जाता हूँ, मैं खुद नहीं देख पाता हूँ, तो मैं वो कैसे बनाऊँगा। तो मेरा उसमें मुझे फिल्में हमेशा लार्जर देन लाइफ दिखाई दी है, और हमेशा मुझे लगा है कि लोगों को मैं जब फिल्म देखे तो वो बहुत खुश हों और उनको लगे हाँ यार बहुत मज़ा आया। मैं कभी भी ये सोच के फिल्म नहीं बनाऊंगा कि पीपल शुड थिंक आई एम अ जीनियस और क्या इन्होंने किया है, मैं नहीं बनाऊंगा वो फिल्में। हालांकि लोगों को शायद लगता है, अभी थोड़े थोड़े लोगों के ख्याल बदले हैं, उनको हमेशा लगता है कि कॉमेडी है फिल्म, बट कॉमेडी फिल्म लिखना, वो जब आप लिखेंगे, जब आप डायरेक्ट करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि मुझे लगता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम अगर कोई है राइटिंग में। मैंने हर तरह की फिल्में लिखी हैं, मैंने आर्ट फिल्मों में भी कुछ काम किया है, मैंने अपने इनके साथ एक मैंने फिल्म में जुड़ा हुआ था जिस फिल्म का नाम था गजगामनी, तो मैं उसमें भी काम किया हूँ। अच्छा, उसमें क्या कर रहे थे आप? मैं उनके साथ था, एंड मैं हमेशा से हुसैन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। उन्होंने बोला नहीं तो मेरे साथ आ जाओ, तो कोई दूसरा सवाल नहीं, इसलिए कि मुझे लगता है कि भाई आप 500 किताबें पढ़ लें और 2 महीना किसी उस्ताद के साथ रह लें, वो सेम है। तो मुझे पता है कि इनसे कुछ ना कुछ मुझे सीखने ही मिलेगा, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है। तो बिना किसी सवाल के, बिना किसी जवाब के, बिना किसी पैसे की ये बात की, यस सर बताइए क्या करना है। एंड मैंने उनसे कहा कि देखिए सर, आप जो फिल्म सुना रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैं अब समझना भी नहीं चाहता हूँ। आपका एक ये थॉट है और बड़ा अजीब सा वियर्ड सा जो थॉट है, आप जो कहेंगे मैं लिखूँगा। तो पहला ही सीन जब उन्होंने सुनाया कि कौवा उड़ कर आता है और वो बैठता है दीवार पर और वो बात करना शुरू करता है, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो था कि बात करना शुरू करता है कौवा। मैंने बोला कि ठीक है सर, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। तो मेरा थोड़ा सोच जो है फिल्मों को लेकर अलग है। मुझे लगता है कि फिल्में होनी चाहिए उस तरह की भी जिससे लोग सीखें, समझें, कुछ इंस्पिरेशन हो, बट बेसिकली पीपल शुड बी हैप्पी, खुश हों, मज़े करें और वो अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी तकलीफ़ें 2-2.5 घंटे के लिए भूल जाएं। एक आम आदमी जिस तरह की ज़िंदगी जी रहा है उससे दूर थोड़ा ले जाके उसको थोड़े सपने दिखा कर खुश करना ये आसान काम नहीं है। अब देखिएगा कि करीब 40-42 साल से ज़्यादा वक्त हो गया आपको इस दुनिया में ड्वेल करते हुए। कुछ ऐसे दोस्तों के नाम लीजिए, वो नहीं जो आज आपके साथ हैं, हो सकता है कि अब उनमें से कोई अब इस पेशे में ही ना हो, रिटायर होकर घर बैठ गए। ऐसे लोग जो थोड़े सीनियर भी थे, कुछ बड़ी यादगार कुछ उनके साथ लम्हे गुजरे हों और कुछ आपको सीखने के लिए इस तरह मिला हो। मैं सोचता हूँ कि क्या कादर खान से आपकी कभी मुलाकात थी? कादर खान साहब के साथ मैंने 2 फिल्में लिखी थी। एक बड़ा खूबसूरत रोल लिखा उनका था जिसमें शाम के वक्त जो है जैसे सूरज डूबता है वो अंधे हो जाते हैं, वो रोल मैंने ही लिखा था उनका, अपना बोल रहा था बोल फिल्म में। एंड कादर भाई वॉज अ ग्रेट राइटर, बड़े पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत अच्छा लिखते थे और बड़ी मोहब्बत प्यार से आपने हमसे बहुत बैठ के उनके साथ मैंने 3-4 फिल्में की हैं। मैंने याद नहीं है कौन सी, बट यस बोल रहा था बोल का मुझे याद है कि बड़ा अच्छा रोल था, उन्होंने कमाल काम किया था। तो उनके साथ बहुत लोग हैं, मतलब अनगिनत। मुझे लगता है कि कितने लोग होंगे जिनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, बहुत कुछ सीखा। जहाँ तक दोस्तों का ताल्लुक है, मेरे जो फिल्म लाइन के दोस्त हैं वो तो अभी उतने एक्टिव नहीं हैं जो मेरे दोस्त थे,
बट मुलाकातें होती रहती है, सब होती रहती है। एंड वो मुझे वही कहते हैं कि यार अपना अनीस आपको काफ़ी वक्त हो गया, तो मुझे याद करना पड़ता है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ मतलब मुझे बड़ा अजीब कभी लगता है कि अच्छा इतना वक्त हो गया, इसलिए कि मुझे अभी भी ऐसा फील होता है कि कुछ 3-4 साल 2 साल हुए हैं मुझे आए हुए, और वो जो जोश है और जो मैं अपने साथ में जितने मेरे आज असिस्टेंट है, दे आर माशाल्लाह वेरी यंग पीपल, 20 साल 22 साल 50 साल, और कोई कम्युनिकेशन गैप मैंने कभी किसी के साथ नहीं रखा। मेरे सारे जो 7वां असिस्टेंट है वो भी आकर जो है मुझे बोल सकता है कि सर ये मुझे ऐसा अजीब लग रहा है। तो मैंने अपने कान बंद नहीं किए इरफान साहब, और सबके साथ रहा, और आज सारे यंग बच्चे हैं जिनके साथ मैं बैठता हूँ, तो मुझे पता है कि भाई ये कब जा रहे हैं पार्टी पर, पार्टी में क्या कर रहे हैं, जो गर्लफ्रेंड आ रही है उनसे कैसे बातें कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो आज में रहना जो है, एक एज होने में 2 चीज़ होती है कि एक एज आपको बुढ़ापे की तरफ ले जाती है, एक आप उसको ये भी कह सकते हैं कि वो सीनियर बनाती है। तो वो आप नए लोगों से वो उनकी जो एनर्जी लेकर उसको बहुत, उनको भी आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो आज मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई मैं भी अभी लाइन में आया हूँ, और जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कभी एहसास ही नहीं होता कि इतना वक्त हो गया मुझे। अभी तो देखिए आपकी बिल्कुल ताज़ा फिल्म जी बनकर सामने आने को ही तैयार है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसमें कुछ हमें स्पॉइलर दीजिए, लेकिन हमारे देखने वाले शायद ज़रूर जानना चाहेंगे कि इन दिनों अनीस बज़्मी क्या कर रहे हैं और किस फिल्म पर काम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो ये जो फिल्म मैंने बनाई है भूल भुलैया 2, उसी के पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है, उसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स चल रहे हैं, उसमें डबिंग चल रही है, उसमें एडिटिंग चल रही है। एंड मेरी जब शूटिंग ख़त्म हो जाती है तो जब तक शूटिंग है मुझे लगता है कि सबसे अच्छा काम शूटिंग का है। ये मैं बहुत खुश रहता हूँ। मुझे पर्सनली फील भी होता है कि मैं अगर सबसे ज़्यादा कहीं खुश रहता हूँ तो वो सेट पे रहता हूँ। मेरे कुछ लोगों को तो मेरी ये कमी पता भी है कि अगर अनीस से कोई बात मनवानी है तो भाई शूटिंग पे जाए कि तरह से, तो मैं खुश रहता हूँ बेसिकली। मुझे बहुत अच्छा लगता है आज भी, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं हमेशा बस यहीं रहूँ। मुझे शूटिंग करना मतलब वो आप कहिए कि मेरा जुनून कहिए, आप मेरा पैशन कहिए, मेरा शौक़ कहिए, मुझे बहुत मज़ा आता है, तो उसमें मैं लगा रहता हूँ। लेकिन जब ये ख़त्म होती है और फिर मैं जब ये एडिटिंग पे आता हूँ, तो चूँकि मैंने एडिटिंग में काम भी किया हुआ है, तो फिर मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है। कई मरतबा कई फिल्में ऐसी बनाई हैं जहाँ मैं हफ्ता 10-10 दिन घर पे ही नहीं गया हूँ। मैं अगर स्टूडियो में हूँ तो मैं वहीं रहूँगा, वहीं सोऊंगा, वहीं खाऊंगा। तो वो एक अजीब आलम होता है। मुझे लगता है ये एक पैशन है, वो एक 9 to 6 वाला जॉब जो है वो मेरे से नहीं हो पाएगा कि भाई मैं अभी आया हूँ काम करूँगा और घड़ी हाँ मेरा टाइम हो गया। मेरा टाइम नहीं होता। मुझे 24 घंटे बहुत कम लगते हैं, कम पड़ते हैं एक फिल्म बनाने के लिए। मुझे लगता है काश और थोड़ा वक्त होता। तो मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे एडिटिंग में बहुत मज़ा आता है। मैं जब बैकग्राउंड म्यूज़िक करता हूँ उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं इफ़ेक्ट्स में बैठता हूँ कि अच्छा वो जो लड़की चल रही है तो उसकी पायल का साउंड सुनाओ भाई, मुझे उसकी चूड़ियों का साउंड सुनाओ। तो अगर गार्डन है तो वो यार ये चिड़िया कुछ ज़्यादा चींची कर रही है भाई, इसको कम करो। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे लगता है कि यार यही ज़िंदगी है मेरी। तो ये ज़िंदगी आपकी इसी तरह खुशी खुशी चलती रहे और आप खुशियाँ बिखेरते रहें। अजीज साहब, हम समझते हैं कि हम लोग बातचीत के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते थे और वो सवाल मैंने नहीं पूछा है? आपने तो सारे सवाल पूछे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातचीत करके बहुत मज़ा आया हो। बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू में आज थे हमारे साथ राइटर डायरेक्टर अनीस बज़्मी। कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें लिख सकते हैं गुफ्तगू@rekhta.org पर।